Assalamualaikum viewers, this is Abdul Rahman and welcome to Students Diary. Dear viewers, आज हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड सेरोलॉजी में ब्लड स्टेन्स के ऊपर बात करेंगे। उसको हम कैसे हम ब्लड स्टेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्टेन हमें क्लॉथ पे रिसीव हुआ है तो क्या वो आया ब्लड ही है, और अगर ब्लड है तो फिर किस नोयत का है, ह्यूमन ब्लड है और एनिमल ब्लड है, और उसको हमें ये क्राइम सीन्स तक पहुंचाने में या उसको आइडेंटिफाई करने में कितना हेल्प आउट कर सकता है, ये हम अभी डिटेल से देखेंगे। एज वी ऑल नो कि अगर हमें ब्लड स्टेन्स को डिटरमिन करना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों को देखना होता है कि नेचर ऑफ स्टेन्स क्या है, आया ब्लड ही है, क्योंकि हो सकता है कि क्लॉथ के ऊपर कोई केचप लगाया हो किसी ने, या कोई और किसी वेजिटेबल्स का या किसी और एनिमल्स का ब्लड हो। तो पहले तो कंफर्म करना है कि आया ब्लड ही है या नहीं है, उसके बाद फिर देखेंगे कि एनिमल्स है या ह्यूमन ब्लड है। If blood stains is present, then we should know that either it's human blood or animal blood. क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि लोग अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं कि वो किसी एनिमल ब्लड को जो है वो अपने क्लॉथ्स के ऊपर लगा ले, ताकि ज़्यादा उसका केस जो है एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसको आइडेंटिफाई करना भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। इफ़ ह्यूमन ब्लड टू विच ग्रुप इट बिलोंग, अगर कंफर्म हो गया कि ह्यूमन ब्लड है तो फिर ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो इससे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रुप स्टडीज भी हम कर सकते हैं। उसके लिए फिर जो मेथड यूटिलाइज होते हैं, इन तमाम फैक्ट्स को जो ऊपर हमने 3 बयान कर लिए हैं वो कुछ इस तरह से है, जिसको हम अभी एक एक करके डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉट्स रिसीव होते हैं क्राइम सीन से। ऑफ कोर्स जब आप पहली जाते हैं तो आप क्राइम सीन्स को विजिट करते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफ्स लेते हैं। ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि कलर फोटोग्राफ ले लें, ताकि बाद में पता चल सके आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो कि क्राइम सीन में ब्लड स्पॉट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद आपसे वहाँ से जो भी क्लॉथ्स या सीन रेजिड्यूज में कोई भी बर्तन वगैरह हैं जिस पे स्टेन्स लगे हुए हैं, उसको आप फिजिकली एग्जामिन करते हैं। आप ऑन द स्पॉट भी एग्जामिनेशन करते हैं और फिर उनको जब आप लैब्स में ले आते हैं तो उसकी भी फिर थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं। क्लॉथ्स अगर है तो उसको देखते हैं कि उसके ऊपर स्टेन्स मौजूद हैं, और इस क्लॉथ के ऊपर जो स्टेन्स हैं इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो अगर लेट से अगर उनको कट थ्रोट पे लगा है तो जाहिर है उनके शोल्डर्स के अराउंड जो है एरिया ज़्यादा ब्लड स्टेन्स उस पर होंगे। लेकिन इसी तरह अगर जो भी क्लेम किया जाता है तो अकॉर्डिंगली उस स्टेन्स जो है उसके हिसाब से वो स्टोरी आपको बता देते हैं कि आया ये वाकई ऐसा है या नहीं है। सिमिलरली अगर स्टेन्स जो है वो ऊपर से कपड़े के ऊपर लगे हुए हैं या अंदर की तरफ से हैं तो ये भी मैटर करता है। तो क्लॉथ्स को थॉरली एग्जामिन किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि साइज, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड स्पॉट किस तरफ है। ठीक है, अब जब ब्लड निकला है तो बंदे की पोजीशन का आइडिया उससे हो जाता है। यानी अगर वो नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ब्लड जाहिर है वो जब निकलेगा तो सारा नीचे की तरफ आएगा उनके कपड़ों के ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर वो लेटे हुए पोजीशन में है तो ब्लड की स्टेन की शेप और पोजीशन जो है वो डायरेक्शन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। इसी तरह किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर उसको किया गया है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह ब्लड ट्रेल को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाता है कि अगर बंदे को पहले जख्मी कर दिया गया है तो वो जहाँ जहाँ गया है तो वो मार्क्स वहाँ तक उनके गए होते हैं। ठीक है, जब आप क्राइम सीन्स को विजिट कर रहे होते हैं। सो वो डिफरेंट सिचुएशन होती है वो जब आपको क्राइम सीन्स में लेके जाया जाता है, ये उस वक्त की बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपके पास लेके आए और साथ फोटोग्राफ्स करें कि इसको जो है थॉरली विजिट जो है वो उसको स्टडी करें। उसके लिए फिर अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन जो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास क्लॉथ्स आते हैं तो ज़ाहिर है उसकी फिर ब्लड की नेचर जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है, तो और उसकी ब्लड ग्रुपिंग करना वगैरह वो फिर आप टेक्नोलॉजिस्ट की या फोरेंसिक साइंटिस्ट की जिम्मेदारी होती है। कैरेक्टर ऑफ स्टेन्स क्या है?
कि अगर लिविंग बॉडी से को कट लगाया गया है और उसमें से ब्लड ऊज आउट हुआ है, या वो डेड बॉडी थी और उसके बाद उसमें से है आर्टेरियल ब्लड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वीनस है, तो वो सारी चीज़ें जो है नेचर ऑफ स्टेन से हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा डेड बॉडी पुरानी हो गई है और उसके ऊपर ब्लड स्टेन है तो वो पाउडर या ड्राइड फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड ड्राइड फॉर्म में होगा अगर बहुत ज़्यादा पुराना उसका स्पॉट मौजूद है वहाँ पे। तो अगर वो जिंदा बंदा है और उसको कट लगा है तो ब्लड बहुत ज़्यादा ऊज आउट होगा, उसमें से निकलेगा और एक पूल ब्लड का वहाँ पे जमा हुआ होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अंडर कंसिडरेशन होती है जब आप उसको जगह को विजिट करते हो। फिर होता है कि अगर खुदा न खास्ता सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है या अगर फीमेल कोई है पेशेंट है, रेप का कोई सीन है, तो उस केस में फिर आप ब्लड स्टेन्स उनके क्लॉथ्स पे देखते हो स्पेशली। और सो वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। बीइंग फॉरेंसिक साइंटिस्ट उन सबको आपने मद्देनजर रखना होता है। फिर एज ऑफ स्टेन्स जो है वो आपने देखना है कि ये कितना पुराना है, वो आपको स्टेन से पता चल जाता है। क्लॉटेड फॉर्म में है, नॉन क्लॉटेड है, ड्राइड है, पाउडर फॉर्म में है, फेब्रिनोजन है, नहीं है। सो वो सारी चीज़ें आपने अंडर कंसिडरेशन देखनी होती है। कंडीशन ऑफ द बॉडी क्या है जब आप उसको विजिट करते हैं, कि बॉडी किस फॉर्म में पड़ी है, कितने वूंड्स हैं, ब्लड कितना है। ब्लड से आइडिया हो जाएगा कि पहले उसको कट्स लगाए गए हैं और उसके बाद उनकी डेथ हुई है या पहले वो डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। और कुछ अदर काजेज ऑफ स्टेन्स जो है वो आपने देखने हैं, जैसे मैंने डिस्कस कर दिया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आ जाए का मसला है, या कोई और इंटरनल ब्लीडिंग का इश्यूज होता है जिसकी वजह से क्लॉथ्स जो है वो उसकी स्टेन से फिर आइडिया हो जाता है कि स्टेन जो है वो अंदर तरफ की तरफ से लगे हुए हैं या बाहर की तरफ से लगे हैं। बाहर की तरफ से तो नॉर्मली हो सकता है कि जो दूसरा बंदा इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में, हो सकता है कि उसको कट लगा और उसका ब्लड उसके ऊपर आ गया हो। सो वो डिफरेंट स्टोरीज होती है। सो फिजिकल एग्जामिनेशन आपको कुछ हद तक आइडिया दे देती है। फिर आती है केमिकल एग्जामिनेशन की बारी। ज्यादातर कंसर्न आपका यहाँ पे होता है क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्राइम सीन में हो सकता है आप ना जाएं और बीइंग फॉरेंसिक साइंटिस्ट, बल्कि आपके पास चीज़ें यहाँ लेके आ जाए, तो उसके लिए फिर आपने ब्लड की केमिकल एग्जामिनेशन करनी है। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको सेंसिटिव टेस्ट कंसीडर किया जाता है वो है बेंजीडीन टेस्ट। और इसमें क्या होता है कि व्हेन बेंजीडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू द सस्पेक्टेड सॉल्यूशन, अ ग्रीनिश ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड इफ ब्लड इज प्रेजेंट। सो बेंजीडीन सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं और ये आपको ग्रीनिश ब्लू कलर देता है अगर सॉल्यूशन में ब्लड मौजूद है। जो आपने स्टेन्स को ज़ाहिर है आप नॉर्मल सलाइन में उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको आप बेंजीडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे। सो जब भी अगर ब्लड मौजूद होगा तो वो आपको कलर देगा, दैट इज ग्रीनिश ब्लू कलर। बेंजीडीन सॉल्यूशन है क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10% बेंजीडीन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ये हमारे पास बेंजीडीन सॉल्यूशन आ जाता है। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। इट कैन रिमेन पॉजिटिव इफ 1 in रेशियो 500,000 डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड अगर इतना ज्यादा डाइल्यूट भी हो जाए तो ये टेस्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। एक जो ड्रॉबैक बेंजीडीन के बारे में है कि इट इज अ कार्सिनोजेनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई सम लैब्स प्रेफर अदर टेस्ट। तो कार्सिनोजेनिक है, सो प्रेफरेबली फिर हम किसी और टेस्ट की तरफ देखते हैं जिसको हम कहते हैं फेनाफ्थलीन टेस्ट या कैसल-मेयर टेस्ट। कैसल-मेयर टेस्ट में अगेन केमिकल टेस्ट है ये। इसमें फेनाफ्थलीन इज यूज्ड एंड इट इज यूज्ड टू रिड्यूस्ड बाय फेनाफ्थलीन इज रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट in a strongly alkaline medium which is oxidized by nascent oxygen liberated by peroxidase on H2O2 give pink or purple color if blood is present. So आप उसको फिनाफ्थलीन जो है वो रिड्यूस्ड होगा जिंक की वजह से इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन, और फिर ये ऑक्सीडाइज होगा जो कि एक ऑक्सीजन लिबरेट करेगा बाय द एक्शन ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम व्हेन इट विल एक्ट ऑन hydrogen peroxide. So if the blood is present in the sample जो आपने लिया है या क्लॉथ में से जो स्टेन को रिमूव करके उसका सॉल्यूशन बनाया है, तो वो आपको पिंक या पर्पल कलर देगा अगर ब्लड उसका मौजूद है उसके अंदर। फेनाफ्थलीन रीजन क्या है? उसमें यही है कि हम 2 ग्राम ऑफ फेनाफ्थलीन लेते हैं और उसको 25 ग्राम ऑफ
पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और साथ ही उसमें हम 100 ग्राम तक वाटर ऐड करते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और फिर उसके बाद 15 ग्राम पाउडर जिंक ऐड करते हैं और उसको तब तक हीट करते हैं जब तक इसका कलर पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता। जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है और रीजेंट इज प्रिपेयर और उसको हम फिर डायरेक्टली ब्लड के ऊपर यूज कर सकते हैं। हमें मौका मिला अगर प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वी विल इंशाल्लाह परफॉर्म दिस टेस्ट। और उसके बाद आ जाती है फिजिको केमिकल एग्जामिनेशन। अभी तक हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देखी है इसकी की है और केमिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिको केमिकल एग्जामिनेशन में क्या आ जाता है कि हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। सो द मोस्ट टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स आर तो ज़्यादातर कंफर्मेटरी टेस्ट में ये आ जाता है जिसमें हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। ये आप लोग ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ सैंपल एक्सट्रैक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं क्रोमेटोग्राफिक जो जेल होती है या अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो उस पर अप्लाई किए जाते हैं। और फिर साथ हम स्टैंडर्ड हेमाटिन क्लोराइड और कंट्रोल सैंपल भी साइड बाय साइड उस जेल के ऊपर रन करते हैं और बाद में वो जो उसका स्टेनिंग प्रोसीजर है और उसको फिर लैडर कंट्रोल के साथ जो है मैच किया जाता है। तो फिर हमें वो फाइनल रिजल्ट बता दें कि आया ये जो स्पॉट या सैंपल एक्सट्रैक्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है वो ह्यूमन ब्लड है या नहीं। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सबको पता है कि जेल के ऊपर जब हम वोल्टेज को अप्लाई किया जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट मास हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो जब ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर आपको पता है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साथ हम स्टैंडर्ड रन करते हैं और फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आया ये वाकई जो सैंपल हमने अप्लाई किया ब्लड है कि नहीं है। सो दिस इज द फिजिको केमिकल एग्जामिनेशन। फिर बारी आ जाती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हो सकता है आपके पास फिजिको केमिकल एग्जामिनेशन की आपके लोकल लैब में फैसिलिटी नहीं होगा तो फिर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ भी जा सकते हैं फॉर ब्लड स्टेन्स आइडेंटिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं कि जो मेन कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो हीम कंटेंट होते हैं, ग्लोबिन होता है। सो हीमोग्लोबिन में ये दोनों चीज़ें होती है, पोरफायरिन वगैरह होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप डिफरेंट आरबीसीज को जब डिफरेंट स्टेनिंग मेथड्स अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लूज दे सकता है कि आया ये ब्लड मौजूद है या नहीं। ज़ाहिर है हीमोग्लोबिन होगा तो वो आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि इसके अंदर ये जो है ब्लड स्टेन्स है या नहीं है। और उसके लिए जो हम क्रिस्टल्स स्टेन्स यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है टेकायामास हीमोक्रोमैजिन क्रिस्टल टेस्ट। टेकायामास हीमोक्रोमैजिन क्रिस्टल टेस्ट किस बेस पे काम करता है कि इसमें हम ड्राइड पाउडर फ्रॉम स्टेन एक्सट्रैक्ट प्लेस्ड ऑन द स्लाइड एंड कवर्ड विद कवर स्लिप्स। ड्राइड पाउडर क्या होगा? ड्राइड पाउडर आपका वो स्टेन है जो क्लॉथ के ऊपर आया है और आपको नहीं मालूम कि ये स्टेन ब्लड है या कोई केचप है या कोई और किसी सब्जी का या किसी और मटेरियल का स्टेन है, पेंट वगैरह है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उसका एक्सट्रैक्ट आप स्क्रैच करके स्लाइड के ऊपर डालेंगे, ऊपर आप कवर स्लिप डाल देंगे और फिर 2 ड्रॉप्स टेकायामा रीजन्स के ऊपर साइड से कवर स्लिप पे डालेंगे और फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे आफ्टर 5 मिनट। अगर ब्लड मौजूद होगा तो आपके पास पिंक फीदरी क्रिस्टल्स हीमोक्रोमोजेंस नजर आएंगे। ठीक है, सो पिंक फीदरी क्रिस्टल्स इस तरह के आपको दिखाई देंगे। इट विल बी लाइक अ फीदर ऑफ बर्ड्स और पिंक इन कलर। सो दैट विल बी गिव यू important information कि yes, the stains which are being analyzed is basically blood. Similarly, आपके पास जो दूसरा एक टेस्ट है, एक तो हमने जो पहला टेस्ट पढ़ा दैट इज अबाउट टाकायामास हीमोक्रोमोजिन क्रिस्टल टेस्ट। दूसरा हमारे पास है हीमन क्रिस्टल टेस्ट। हेमन क्रिस्टल को हम टेकमैन्स टेस्ट भी कहते हैं। द प्रिंसिपल इज टू कन्वर्ट द हीमोग्लोबिन ऑफ द स्टेन इनटू हीमन व्हिच इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट इन फॉर्म ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल। कुछ इस तरह के ब्राउन कलर के आपको क्रिस्टल नजर आएंगे। सो दैट इज अबाउट हेमन क्रिस्टल टेस्ट विच इज द काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट के ब्लड जो है वो स्टेन्स जो है बेसिकली वो ब्लड स्टेन्स है।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद जो एक और मेथड हम यूज करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड, और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 1:5000 है. 5000 टाइम अगर हम डाइल्यूट भी करते हैं तो फिर भी ये हमें सेंसिटिविटी की इतनी है कि हमें ये पॉजिटिव अगर ब्लड मौजूद है रिजल्ट देगा. अब क्या है, अगर इसको आपने फाइंड आउट करना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक में हम ये करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड्स एट द स्पेसिफिक लेंथ वेवलेंथ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अब्जॉर्प्शन को देखते हैं. और उसमें आप सबको पता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो या ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो सकता है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो सकता है या नॉर्मल हीमोग्लोबिन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो हमें बैंड्स देते हैं और उस बैंड्स की लोकेशन को देखते हुए, उसकी विड्थ को देखते हुए हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. सो जाहिर है जब हम दोनों को रन करेंगे तो एक साइड पे हम फ्रेश ब्लड रखते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रोल होगा, और दूसरी साइड पे हम जो भी सस्पेक्टेड सैंपल्स होता है या स्टेन्स हैं तो उसको हम रखते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं कि हमारे पास क्या आता है. ये टेक्निक हम आगे भी पढ़ेंगे. यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो जाती है गैस की लीकेज की वजह से, तो उसमें भी हम इस टेस्ट को यूटिलाइज करते हैं. So, if the sample contain fresh oxygenated blood, oxyhemoglobin 2 dark absorption band will be seen. If stain is old or has been exposed to any extent, methemoglobin will have been formed. A darker pigment formed when blood is decomposing. And similarly, if carboxyhemoglobin is present, it has a spectrum so much like that of oxyhemoglobin that the scaled spectroscope is necessary to define the degree of shift to the right. So that will explain it to you a little in a better way कि अगर हमारे पास नॉर्मल स्पेक्ट्रम आ रहा है तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है. ठीक है, उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आपको पता है, ये देखो 577 और 541 नैनोमीटर पे आपके पास दो ब्लैक बैंड्स नजर आएंगे, अब्जॉर्प्शन बैंड. डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आपके पास 542 पे लिटिल बिट वाइडर बैंड नजर आ रहा है. मिथ हीमोग्लोबिन का आपके पास 542 पे ही ब्लैक बैंड नजर आया है. अब ये देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है और 633 पे एक आ रहा है. सो ये 542 वाला जो है इसकी विड्थ कम है. सो ये आपने नोट करना है और यहाँ पे. और सिमिलरली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर देखें तो ये और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बहुत मिलते जुलते हैं. तो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि जब आपके पास इसी तरह के केसेस आते हैं गैस लीकेज वाले के और उनका ब्लड आता है जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें फिर आइडेंटिफाई करना बहुत इसकी एक्सपर्टीज चाहिए होती है क्योंकि यहाँ 577 पे बैंड आ रहा है और यहाँ पे 541 पे, और यहाँ इसका थोड़ा सा डिफरेंस है 570 और 536, और उनकी विड्थ में भी स्लाइटली डिफरेंस है और ये ग्रीन रेंज में ज़्यादा आ रहा है. सो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस से आ जाती है. इसी तरह एसिड हेमेटिन है तो वो 650 पे बैंड आएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर कोई भी बैंड इनमें से आ जाता है कोई भी, तो हम कहेंगे कि यस द नेचर ऑफ द स्टेन इज ह्यूमन ब्लड, इज ब्लड, और वो बाद में फिर और टेस्ट अप्लाई करेंगे कि आइदर इट्स ह्यूमन और नॉट. सो दैट वाज अबाउट द मेथड दैट हैज बीन यूज्ड for the detection of the blood, the detection whether the stain is blood or not. तो उसके बाद आ जाती है डिटेक्शन ऑफ स्पीशी ऑरियन कि जो हमें ब्लड हमें चलो कंफर्म हो गया कि इट्स ब्लड, द स्टेन इज ब्लड इन नेचर, और उसके बाद हमने ये देखना है कि इसकी स्पीशीज कौन सी है और इसकी हमें कब ज़रूरत पेश आती है. हम उसको थॉरोली तब एग्जामिन करते हैं टू कंफर्म इट्स ह्यूमन ऑरियन, टू रूल आउट के द क्लेम दैट ब्लड इज एनिमल ब्लड. फिर चलो आपने ये तो कुछ बेसिस पे कर लिया कि ह्यूमन है या एनिमल है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनका एंटीजन आर सिमिलर टू ह्यूमन, तो आप ब्लड ग्रुप के बेसिस पे जो है उसको मुश्किल होगा आपको उसको रूल आउट करने के लिए. फिर आपने उसको फर्दर जो है टेक्निक से आइडेंटिफाई करना होगा कि आया जो क्लोज ह्यूमन के है जैसे एप्स वगैरह या मंकीज कहीं उनका ब्लड तो नहीं है. इन केस ऑफ प्रोहिबिटेड एनिमल स्पीशीज शूटिंग आइडेंटिफाई द ब्लड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. आपके पास इस तरह की भी केस आ सकता है कि कोई ब्लड स्टेन्स मिले हैं और उस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने किसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या किसी प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ को जो जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है उसकी उसने शिकार किया है, शूटिंग की है, तो उसको आप फिर उस ब्लड स्टेन्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर दो कि वाकई वो उस एनिमल का है. जैसे
हॉलीवुड बॉलीवुड में आपने देखा था, सलमान खान ने किसी नायाब हिरन का शिकार किया था, उसका केस अभी तक चला आ रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर ये वहां से जो साइट से ब्लड मिलता है तो वो भी फोरेंसिक में टेस्ट किया जाता है। अब मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड ऑरियन कि ब्लड जो है वो किस स्पीशीज का है, उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, और इम्यूनोलॉजिकल मेथड में फिर हमारे पास फर्दर 3 किस्म के टेस्ट हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। एक प्रेसिपिटीन टेस्ट है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि द प्रेसिपिटेन विल मिक्स्ड विद ह्यूमन ब्लड सीरम इवन इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर्म प्रेसिपिटेट। सो जो आपने प्रेसिपिटीन आपके पास अवेलेबल होता है, कमर्शियली आपने बनाया होता है, तो वो आप जब सीरम के साथ मिक्स करते हो, जो आपने ब्लड स्टेन्स कहीं से एक्वायर किया हुआ है और उसको देखना है, तो उसको जब देखते हो तो प्रेसिपिटेट बनाएगा अगर वो ह्यूमन सीरम है। तरीकाकार क्या होता है कि आप विदड्रॉ करते हो ब्लड फ्रॉम ह्यूमन वेन्स। जब आपने प्रेसिपिटेन टेस्ट के लिए अगर आपने प्रेसिपिटीन्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ब्लड लिया और उसको आपने रैबिट के अंदर इंजेक्ट किया, और रैबिट के अंदर फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी। फिर आपने रैबिट सीरम सेंसिटाइज टू ह्यूमन ब्लड इज रिमूव फ्रॉम रैबिट, तो आप उस सीरम को लेते हैं जो सेंसिटाइज्ड है, और फिर आप उसको दोबारा मिक्स करते हो विथ ह्यूमन ब्लड एंड रैबिट सीरम। तो आपके पास क्या होगा कि ह्यूमन ब्लड गिव्स अ प्रेसिपिटेट बैंड विद सेंसिटाइज रैबिट सीरम। उससे आपका जो प्रेसिपिटेट बन के आएगा तो इट मीन्स के इट इज ए ह्यूमन इन नेचर। इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, उसमें हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड में जो दूसरा मेथड है, टेस्ट है, दैट इज हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट का तो ठीक है कि मतलब ब्लड की एग्लूटिनेशन हो रही है, लेकिन जब इनहिबिशन है कि मतलब नहीं हो रही, सो इफ उसको इनहिबिट करना है, तो उसके लिए क्या है कि इफ एंटी ह्यूमन globulin is mixed with extract of a human blood stain and subsequently tested against sensitized red cells, the agglutination reaction will be prohibited, ठीक है, will be inhibited, ठीक है। So just an example, इन दैट केस अगर हम वायरस को स्टडीज करते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, अगर हमारा सिंपल आरबीसीज है और उसका इंटरेक्शन किसी से नहीं होता, सो नो रिएक्शन, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन जब हमारे पास अगर कोई वायरस है और वो आरबीसीज के साथ जब उसके कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो हीम एग्लूटिनेशन होती है, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास एग्लूटिनेशन की पिक्चर आ रही होती है। लेकिन अब ये बारी आ जाती है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। हम यहाँ वायरस के एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जब हमने ब्लड स्टेन्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपने उसको ध्यान में रखना है। सो वायरस है, फिर एंटीबॉडीज है और आरबीसीज है। जब इसका इंटरेक्शन होता है तो वायरस विल बी इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज और रेड ब्लड सेल्स विल सेंसिटाइज्ड होंगे, और ये रिएक्शन को जो क्या होगा इनहिबिट कर देगा, और आपके पास इनहिबिशन होगी हीमोग्लूटिनेशन की। सो वो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेदर इट्स ए ह्यूमन और नॉट। अगर वो रेड ब्लड सेल्स उसमें मौजूद नहीं होंगे तो ये इनहिबिशन नहीं होगी, बल्कि प्रोसेस ये होगा कि यहाँ तक प्रोसीजर होगा, इंटरेक्शन होगा एंटीबॉडीज का और इनका, और ये आपके पास क्लम्पिंग टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट टाइप्स बन के आएंगे, एग्लूटिनेशन टाइप। सो इट विल इंडिकेटिंग कि आपके पास रेड ब्लड सेल्स में मौजूद नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे इम्यूनोलॉजिकल मेथड में हमारे पास लेटेक्स टेस्ट है। लेटेक्स टेस्ट में आपको पता है कि असिलाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड स्टेन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूटेड लेटेक्स पार्टिकल्स सेंसिटाइज्ड विद एंटी सीरम clump will form showing a positive reaction. So if these are latex particle जो कि मोस्टली आपके पास कमर्शियली भी अवेलेबल होते हैं, उसमें आप एनालाइट जो आपका स्टेन्स है, जिसको ब्लड स्टेन है जिसको आपने देखना है, और वो अगर ह्यूमन नेचर का है और इनका है, तो उसको आप इस स्पेशलाइज जो आपने लेटेक्स पार्टिकल्स बनवाए हैं या मंगवाए हैं, तो उसके अगेंस्ट जब करोगे तो ये आपके पास एक पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा, क्लम्पिंग शो करेगा, ठीक है। सो ये जो रेड ब्लड सेल दिस विल बी फॉर ह्यूमन पर्पसेस सेंसिटाइज्ड सीरम होगा, ठीक है, सेंसिटाइज्ड होगा विद एंटी सीरम। सो ये आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि ये ऑरियन इसका
क्या है। डिपेंड करता है कि आपने लेटेक्स पार्टिकल किस तरह के या एंटीसीरम कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। वो आप किसी इंस्पेक्ट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसके लिए भी आप बना सकते हैं, अगर आपने उसके लिए आइडेंटिफाई करना है। सो वो अप्रोच आपकी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने एंटीसीरम कौन सा बनाया है, सेंसिटाइज्ड सेल्स कौन से लिए हैं। फिर ऑरियन को मालूम करने के लिए जो एक और मेथड यूज कर सकते हैं वो है इंजाइमोलॉजिकल मेथड। सो उसमें आप क्या है कि एंजाइम यूज कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि एंजाइम हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो अगर आपने क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेगा तो आपने एंजाइम्स की आइसो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे LDH के 5 डिफरेंट आइसो एंजाइम्स है, इसी तरह मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है उसके डिफरेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसके बैंड्स के पैटर्न्स को हम देख सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, यानी ह्यूमन बाकी एनिमल्स के दरमियान जो बैंड्स होंगे इन आइसो एंजाइम्स के वो डिफरेंट ट्रेवल करेंगे। सही है, तो इनका पैटर्न मुख्तलिफ होगा और हम हर एक के साथ स्टैंडर्ड रन करेंगे तो हमें पता चलेगा जब हम स्टैंडर्ड्स भी साथ रन करेंगे कि आया ये जो स्टेन हमारे पास आ रहा है, ये जो बैंड्स आ रहे हैं दैट इज ह्यूमन के सारे एंजाइम्स के हैं या वो माउस के हैं या वो मंकी के हैं, तो हमें फाइंड आउट कर देगा। सो द मोस्ट कॉमन एंजाइम्स आर पेरोक्सीडेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंड एस्ट्रेज, जिसके आइसो एंजाइम्स को लेके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीशीज को। सो जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह का वो आ सकता है कि जैसे ह्यूमन का है तो आइसो एंजाइम्स का जहाँ ट्रैवल कर रहा है, माउस है, रैट है उसका ये पैटर्न है, हैमस्टर का ये पैटर्न है, तो उसकी बैंड्स की विड्थ और उसने जहाँ तक ट्रैवल किया उसके बेसिस पे हम उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्लड जो है वो कौन सी एनिमल्स सोर्स का हो सकता है। सो ओवरऑल दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हम उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। ओवरऑल अगर हम समरीज को देखते हैं कि लेट से आप लैब में मौजूद हो, फोरेंसिक लैब में, और आपके पास एक क्लॉथ्स आए हैं या कोई सीन रेजिड्यूज में से स्टेन्स आए हैं और उस स्टेन्स का नहीं पता। सो दो रीजन हो सकती है कि वो ब्लड स्टेन्स है या नहीं है। अगर वो ब्लड स्टेन्स है तो फिर दो सिचुएशन है कि ब्लड स्टेन्स को हमने कंफर्म किस चीज़ से करना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड है जिसमें हमने फिजिकली देखा है कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। क्लॉथ्स वगैरह हम देखते हैं, केमिकल मेथड्स हैं और केमिकल्स मेथड में हमने फिर दो मेथड स्टडी किए थे। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि उस पर हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमने फिर टैकमैन टेस्ट है और एक और हमने जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं हमारे पास उसके अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो दो टेस्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करके दे सकता है। और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली भी हम देख सकते हैं जिसमें हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह की बैंड्स को हम देख के उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ ये जो स्टेन है वो ब्लड नेचर का है। लेकिन अगर हमने ऑरियन अब देखनी है, चलो ब्लड स्टेन्स का पता चल गया इन मेथड से, अब हमने देखना है कि ये ब्लड जो है ये किस स्पीशीज का है, तो फिर हमारे पास फिर ये दो मेथड है। एक हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड है। इम्यूनोलॉजिकल मेथड में हमने कहा था कि हमारे पास लेटिक्स पार्टिकल वाला मेथड है और उसके अलावा प्रेसिपिटेन वाला है और हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन मेथड हमारे पास है। और एंजाइमेटिक मेथड में हमने कहा कि हम इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक को यूज़ करते हुए डिफरेंट आइसोएंजाइम के पैटर्न को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि वो किस एनिमल का ब्लड हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह और लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।